वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 11th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सिलेबस के हिसाब से ये 14th चैप्टर है। तो इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी हेडिंग क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसके जो उसूल हैं, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। तो अगर सिस्टमेटिक डेफिनेशन हमको करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन The study of compounds of carbon is called as organic chemistry। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि the study of properties and reactions of compounds of carbon is called as organic chemistry। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में क्या लिखा है, पहले हम ये देख लेते हैं। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स only carbon is able to form an immense array of compounds। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि नेचर में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है, उन सारे एलिमेंट्स में कार्बन सबसे अलग है। इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार कर सकता है। और यहाँ पर इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी आ गई है, इसमें जो कैपेसिटी आई है कि ये बहुत सारे कंपाउंड तैयार कर सकता है, इसका रीज़न क्या है कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये आपने 10th क्लास में भी देखा है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी मौजूद होती है कार्बन में। व्हाट डू यू मीन बाय कैटेनेशन प्रॉपर्टी? यानी कार्बन जो है, ये एक कार्बन ये दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन ये तीसरे कार्बन से, तीसरा ये चौथे से, चौथा ये पांचवें से। कहने का मतलब एक कार्बन ये बहुत सारे दिगर कार्बन से, अदर कार्बन से जोड़ने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी आ चुकी है कि ये कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार कर सकता है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है रेंजिंग फ्रॉम मीथेन। मीथेन आपको पता है, मीथेन आपने 10th क्लास में भी देखा है कि मीथेन में कितना कार्बन होता है, हैविंग 1 कार्बन एटम। मीथेन में एक कार्बन होता है। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीएनए, जो कि हमारे बॉडी में मौजूद है, हर एक लिविंग सेल के अंदर मौजूद है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। हम यहाँ एटम के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजी का जो सेल है उसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो इस डीएनए में बच्चों आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें 1 2 3 नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, बिलियंस ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए आप ये कार्बन की कितना पावर है, दिस इज द पावर ऑफ कार्बन, एंड दिस पावर ऑफ कार्बन इज ओनली ड्यू टू द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। क्रूड ऑयल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो क्रूड ऑयल असल में ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ये इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं और ये सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्रूड ऑयल से ही हम डीजल, पेट्रोल और इंजन ऑयल ये अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो ये सारे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इवन हम घर में जो एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं वो भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। हम केरोसिन जो यूज़ करते हैं वो भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। हम घर में जो मोमबत्ती जलाते हैं, जिसे हम वैक्स भी कहते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड्स अस मेडिसिन्स विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों मेडिसिन कहाँ तैयार होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। तो ये जितने भी मेडिसिन तैयार होते हैं, ये सारे के सारे मेडिसिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि एक केमिकल ऐसा है जो हर इंसान के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं हैंड सैनिटाइजर। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों।
हैंड सैनिटाइजर में क्या मिला हुआ है, अल्कोहल मौजूद है, तो अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, वी नीड टू स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर दे आर इंटरेस्टिंग इन देयर ओन राइट एंड देयर फंक्शंस आर जनरली इंपॉर्टेंट टू लाइफ। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हमारे डे टू डे लाइफ में कौन कौन हमारा जो डाइट है, हम जो खाना खा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमारे डाइट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे डाइट में विटामिन्स होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे डाइट में स्टार्च होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों। ठीक है, और उसके अलावा हमारे डाइट में फैट होता है, ऑयल होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसलिए हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना ज़रूरी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए हमको कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कैन यू रिकॉल, कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच इज़ द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, लेकिन एसेंशियल एलिमेंट हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन इसमें एसेंशियल एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। ये दो एलिमेंट एसेंशियल कंपलसरी होते हैं। जैसे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, वैसे यहाँ पर ये दो एलिमेंट कंपलसरी रहना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन कौन से, हाइड्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन ऑप्शनल है, ऑक्सीजन ऑप्शनल है, सल्फर ऑप्शनल है, लेकिन कंपलसरी कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट मेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमको ये केमिस्ट्री की ब्रांच को सेपरेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि ब्रांच बहुत बड़ी हो गई थी। इस ब्रांच में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हो चुके हैं और हर दिन आए दिन तैयार होते जा रहे हैं। तो ये किस वजह से तैयार हो रहे हैं, कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है, जो अपने आप में एक बेमिसाल प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से हर दिन नए नए कंपाउंड्स तैयार होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर और एक है, विच क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफन यूज्ड इन अवर डेली डाइट। हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे रोज़मर्रा के ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, डेली डाइट में खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी लिस्ट ये आपके सामने मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, स्टार्च है, फैट है, ऑयल है, ऐसे बहुत सारे आप लिस्ट तैयार कर सकते हो। चलिए आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, क्या लिखा है देखिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ये एटम से बना होता है। सपोज यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH4। ये मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और मॉलिक्यूल को हमने जिस फॉर्मूले के ज़रिए लिखा है, उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिसके ज़रिए हम मॉलिक्यूल को लिखते हैं, जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में इसको देखने के बाद हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए, नंबर एक चीज़, पहली इन्फॉर्मेशन हमको ये मिलती है कि ये मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, यानी नेचर ऑफ एटम्स पता चलता है कि हमको मीथेन में जो है कार्बन है और हाइड्रोजन है। इट मीन्स वी नो द नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। फिर उसके बाद क्या पता चला है कि कार्बन है तो कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन है तो कितने हैं, चार है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर एक, नेचर ऑफ एटम्स। नेचर ऑफ एटम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ एटम्स, यानी यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स मौजूद है, कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि सल्फर है, कौन सा एटम है, ये पता चलता है।
और सेकंड थिंग क्या पता चलती है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमको दो चीजें पता चल रही है। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की और एक डेफिनेशन कर सकते हैं बच्चों, द फॉर्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिए, द फॉर्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच शोज, जो जाहिर करता है, विच शोज द नेचर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फिर what do you mean by molecular formula? The formula of any molecule which shows nature and number of atoms present in that molecule is called as molecular formula. लेकिन अब हमको यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा। बट डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर आपकी बुक में दिया है, ये जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, किसका? मीथेन का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको कार्बन लिखना पड़ेगा और उसके अतराफ आपको कितने हाइड्रोजन लिखना है? 4 हाइड्रोजन्स लिखना है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको बॉन्ड बताना है। ये देखिए, ये एक बॉन्ड है इसलिए इसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे, ये भी एक सिंगल बॉन्ड, इधर से एक सिंगल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, मीथेन में टोटल कितने सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? 4 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, और हर एक सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है? C-H बॉन्ड। ओके, C-H बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H। तो ऐसे मीथेन में कितने C-H बॉन्ड है? 4 C-H बॉन्ड्स मौजूद है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ये तो नजर ही आ रहा है। लेकिन एक नई चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि इनकी अरेंजमेंट नजर आ रही है। भले ही आपको यहाँ पर मीथेन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल इसकी पोजीशन कहाँ है? एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो मीथेन जब एटमॉस्फेयर में रहेगा तो स्पेस में रहेगा, यानी कि उसकी जो है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट रहना चाहिए, मीथेन को एक शेप रहना चाहिए, मीथेन को एक ज्योमेट्री रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन की एक ज्योमेट्री है, एक शेप है, एक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हमको 3 चीजों का पता चलता है। नंबर 1 क्या पता चलता है? नेचर ऑफ एटम, जो पहले भी हमें पता चला था, नेचर ऑफ एटम्स। नंबर 2 क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चल रही है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? द फॉर्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच शोज नेचर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम एक शॉर्ट और एक आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड वाले फॉर्मूले को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, और बगैर बॉन्ड वाले फॉर्मूले को, विदाउट बॉन्ड वाले फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताए हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे कि विदाउट बॉन्ड वाले फॉर्मूले को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं और बॉन्ड वाले फॉर्मूले को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।